ठीक है। आम जबान में, आम बोलचाल की जबान में, समझने समझाने वाली जबान में वेसल्स के मायने होते हैं नस के। यानी कि इंसान के जिस्म में कोई भी ऐसा पाइप, समझने की कोशिश करना इसको, इंसान के जिस्म में कोई भी ऐसा पाइप जिससे या तो खून आ जा रहा हो, पास हो रहा हो, ठीक है, या लिम्फ आ जा रहा हो, ठीक है, या कोई और फ्लूइड आ जा रहा हो, उसको वेसल्स या नस बोलते हैं, मोटी सी जबान। अब तो आपने समझा है वेसल्स को, ठीक है। अब आप ये समझ लीजिए, अब हम आते हैं आर्टरी वेन कैपिलरीज पर। आर्टरी किसे कहते हैं, वेन किसे कहते हैं, कैपिलरीज किसे कहते हैं। चूंकि हम यूनानी के विद्यार्थी हैं और यूनानी में जो है हमें मॉडर्न इंग्लिश में भी पढ़ना होता है सब कुछ, और यूनानी में पढ़ना होता है एग्जाम पर्पज से, ठीक है। तो आर्टरी किसे कहते, आर्टरी को यूनानी में शिरियान कहते हैं। इस चीज को अच्छे से याद कर लेना, कोई भी किसी भी किस्म का कंफ्यूजन अपने जहन में मत रखना। आर्टरी को यूनानी में शिरियान कहते हैं। अगर मैं पूछूं झट से जवाब देना, एकदम सोचना भी नहीं है, इतना पक्का याद कर लो कि इधर से पूछा जाए उधर से आंसर आना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात जो है, शिरियान को यानी कि आर्टरी को आयुर्वेद में धमनी कहते हैं। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन नॉलेज के लिए बता रहा हूं। आयुर्वेद वाला आपको नहीं पूछेगा, आप यूनानी के विद्यार्थी हैं तो यूनानी में आपको शिरियान पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए बता दिया कि जो जिसे हम यूनानी में शिरियान कहते हैं उसे आयुर्वेदाचार्य में धमनी कहते हैं। धमनी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप शिरियान को याद रखिए, आर्टरी को याद रखिए। आर्टरी मॉडर्न में है, आर्टरी मॉडर्न में पूछा जा सकता है। शिरियान यूनानी में है, यूनानी पूछा जा सकता है। धमनी आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ याद रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद एक आर्टरी यानी कि एक आर्टरी यानी कि एक नस जो कि दिल से खून लेकर के जा रही है उसको आर्टरी बोलते हैं, एक को आर्टरी बोलते हैं, यूनानी में शिरियान बोलते हैं। एक से ज्यादा को इंग्लिश में आर्टरीज बोलते हैं, आर्टरीज, ठीक है। ऐसे लग गया बाद में, एस का मतलब बहुत सारे। और यूनानी में उसको शराइन कहते हैं। एक को शिरियान, एक से ज्यादा को शराइन, ठीक है। और धमनियां आयुर्वेद में हो गई। वेन, वेन को, एक वेन को, वेन कौन सी होती है, ये जो ऊपर दिखाई देती है ना जिसमें हम कैनुला लगाते हैं, ये वो नसें होती हैं जो कि खून को वापस जिस्म से दिल में ले जाती हैं। मैं आम सी जबान में बता रहा हूँ, ठीक है। वेन जो होती है, वेन को वरीद कहते हैं यूनानी में, एक वेन को वरीद कहते हैं। और हिंदी में या आयुर्वेदाचार्य में शिरा कहते हैं। आपको आयुर्वेद याद रखने की जरूरत नहीं है, आप यूनानी याद रखिए और इंग्लिश वाला याद रखिए, ठीक है। वेंस, वेंस के मायने क्या होता है, देखिए वैसे याद रखिए जनरल नॉलेज के लिए आयुर्वेद वाला भी, ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी आयुर्वेद के स्टूडेंट के साथ काम कर रहे हैं और वो अपनी पैथी में बता दें तो आपको याद आ जाना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन एग्जाम पर्पज से याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे जनरल नॉलेज जो है उसके लिए, क्योंकि हम आयुर्वेद सारे एक ही आयुष के अंदर अंतर्गत है, तो अच्छी चीज है कि हमारी नॉलेज इतनी ज्यादा हो कि अगर वो अपनी पैथी का कुछ बोल दें तो हम समझ जाए कि ये बोला जा रहा है, उसके लिए याद रखिए। लेकिन एग्जाम के पर्पज से इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम पर्पज से या तो यूनानी में पूछा जाएगा या फिर इंग्लिश में पूछा जाएगा, ठीक है जी। वेन एक वरीद को बोलते हैं, और वेंस जो है वो ओरिदा को बोलते हैं। वेंस जो है वो ओरिदा, यानी कि एक से ज्यादा अगर वैन है जिनको वेंस कहते हैं उसको ओरिदा। वरीद एक हुई और ओरिदा एक से ज्यादा हुई, शिरियान एक हुई, शराइन एक से ज्यादा हुई, ठीक है। इसको ऐसे याद रखिए, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वेन किसे कहते हैं, वेन एक हुई, वेंस एक से ज्यादा हुई, एक को वरीद कहेंगे वेन को, और वेंस को ओरिदा कहेंगे। पहले हम इसका यूनानी कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, जो अतिब्बा हैं वो क्या कहते हैं औरिदा के बारे में। वेंस तो एक्चुअली इंग्लिश है, तो औरिदा या वरीद कहेंगे, तो वरीद के बारे में क्या कहते हैं अतिब्बा। तो सबसे पहले हम इसका यूनानी कॉन्सेप्ट देखते हैं। वरीद या औरिदा लंबी लंबी पाइप जैसी नसें होती हैं, पहली बात, ठीक है। वरीद या औरिदा असबानी जौहर की बनी होती है। असबानी जौहर का मतलब क्या है कि जिस जिस मादे की नर्व बनी होती है, आसाब बनी होती है, जो कि दिमाग से आ रही है, जिसका काम क्या है, महसूस करना है और महसूस करके काम करना है, ठीक है। यानी कि जिसकी नर्व बनी होती है, यूनानी कहती है कि ये भी असबानी जौहर यानी उसी मादे की बनी होती है जिसके की नर्व बनी होती है,
जो वैन है, वैन भी उसी मादे की बनी होती, वैन यानी कि औरिदा या वरीद, यूनानी याद रखिए, यानी कि औरिदा या वरीद जो है उसी जौहर उसी मादे की बनी होती है जिसकी नरो बनी होती है, असबानी जौहर की बनी होती है। ठीक है, ये सवाल पूछा जा सकता है कि किस जौहर की बनी हो सकती है, तो असबानी जौहर की बनी हो सकती है। इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स में इसके ऊपर स्टार बना लेना आप। ठीक है, वरीद या औरिदा जिगर से निकलती हैं, ये यूनानी का कॉन्सेप्ट है, एलोपैथिक इसको नहीं मानती। यूनानी क्या कहती है कि ये जो वरीद होती है ना, ये जो खून, ये जो ऊपर ऊपर वाली नसें होती हैं, जिनको हम देख लेते हैं, नंगी आंख से देख लेते हैं, ऐसे ही हाथ फेर के भी महसूस कर लेते हैं, जिनको वरीद कहते हैं, ये जिगर से निकलती है। और ये यूनानी का कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न का कॉन्सेप्ट नहीं है ये, याद रखना इस चीज को। ये एक यहाँ पे दोनों में डिफरेंट है। साइलेंट यानी कि साकिन और खामोश रहते हैं, शिरियान की तरह तड़पते नहीं है। तड़पने का मतलब क्या है, जो कि शिरियान है, जैसे कि यहाँ पे एक शिरियान है, इसको हम जब उंगली रखते हैं तो मतलब नब्ज, नब्ज महसूस होती है, सेंसेशन महसूस होती है। तो यहाँ अगर हम इनके ऊपर रखेंगे, ये जो ऊपर है जिसके ऊपर हम कैरोल, ये तो इनमें इनमें से तो तड़फन नहीं है, ये तो साइलेंट रहती है। ठीक है, तो यूनानी क्या कहती है कि ये तड़पती नहीं है, साकिन, साकिन कहते हैं खामोश को। ठीक है, खामोश रहती है। ठीक है, और खून को आज़ा में बांटती हैं, आज़ा कहते हैं ऑर्गन्स को, यानी कि ये जो वो होती है जिगर से निकलती हैं और खून को आज़ा में बांटती है। ये भी यूनानी कॉन्सेप्ट है, ये जो खून को जिगर में बांटती, बॉडी में बांटती है, ये भी यूनानी कॉन्सेप्ट है। इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझ लेना, समझ में आ जाएगा कि दोनों में क्या फर्क है। इनके अंदर जो खून होता है वो स्याही माइल होता है, यानी कि कालेपन पे होता है। बल्कि जो हमारा मॉडर्न है वो कहता है कि चाहे खून जो है वो वेन में हो चाहे आर्टरी में हो, दोनों एक ही कलर का होता है। लेकिन यूनानी क्या कहती है कि जो जो खून आर्टरी में होता है वो शोख सुर्ख यानी कि चमकीला लाल होता है, और जो वरीद के अंदर होता है यानी कि वेन के अंदर होता है वो स्याही माइल होता है, यानी कि कालेपन पे होता है। यूनानी कहती है, मॉडर्न इसको नहीं कहती। ठीक है, मॉडर्न कहती है कि खून चाहे आर्टरी में हो चाहे वेन हो में हो, वरीद में हो या शरीयान में हो, एक ही रंग का होता है। मॉडर्न तो ये कहती है। ठीक है, लेकिन आर्टरी जो है, सॉरी ये जो हमारा यूनानी है, इसके दो इसमें अलग है बिल्कुल। इसमें कहता है कि जो आर्टरी के अंदर जा रहा है वो शोक सुर्ख यानी कि बिल्कुल चमकदार लाल है, और जो वेन के अंदर गुजर रहा है वो स्याही माइल है यानी कि कालेपन पे है। ये यूनानी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वरीद और ईदा से गुजरने वाले खून को दमे वरीदी कहते हैं, इसको याद रखना है। दमे वरीदी किस खून को कहते हैं, जो वरीद से गुजर रहा हो यानी कि वेन से गुजरना हो। ठीक है, गुजरने वाले खून में ऑक्सीजन कम होती है। देखिए, ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट यूनानी में नहीं है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, जो जो पुरानी यूनानी है उसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसमें रूह कहा गया है कहीं पे, कहीं पे हवाए नसीम कहा गया है, कहीं पे हवाए मुस्तनशक कहा है। और लेकिन मतलब समझा यही गया है कि कोई ना कोई चीज ऐसी है जो खून के अंदर मिलती है, और खून के अंदर मिलती है और फिर वो खून से बाहर निकल जाती है, मानना तो यही था। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो मॉडर्न का शब्द है, ऑक्सीजन जो है वो यूनानी का शब्द नहीं है। यूनानी में तो हवाए नसीम, हवाए मुस्तनशक, इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, और जालिनूस ने तो यहां तक कहा है क्योंकि जालिनूस ने समझा कि कोई चीज ऐसी है जो खून के अंदर मिल रही है और खून को जो है वो पाक कर देती है, साफ कर देती है, वो समझ रहे थे। लेकिन ऑक्सीजन लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, हवाए नसीम, हवाए मुस्तनशक इस्तेमाल किया, या रूह इस्तेमाल किया। तो जालिनूस ने ये कहा था कि एक दिन वो आएगा जब खून के अंदर से, सॉरी, जब एनवायरमेंट के, ये जो माहौल है, जो एनवायरमेंट है जहां से हम ऑक्सीजन खींचते हैं, इस माहौल से हवाए नसीम खत्म कर दी जाएगी। इस माहौल से एक दिन वो आएगा, जालिनूस ने कहा था, जालिनूस का कौल है कि एनवायरमेंट से यानी कि माहौल से एक दिन हवाए नसीम खत्म हो जाएगी अपने आप। ठीक है, तो और जो दमे वरीदी है यानी कि वेन वाला खून है, उसके अंदर ऑक्सीजन यानी कि नसीम, ठीक है, यूनानी में नसीम कहते हैं, कम होती है बमुकाबला, बमुकाबला कहते हैं अपेक्षाकृत शरीयान से गुजरने वाले खून के, यानी कि जो आर्टरी में खून गुजर रहा है उसमें नसीम यानी कि ऑक्सीजन ज्यादा होती है, और जो वेन में यानी कि वरीद में खून गुजर रहा है उसमें ऑक्सीजन यानी कि नसीम कम होती है। एक बात क्या बताई इन्होंने आगे, कि जो वरीद होती है, वरीद की दीवारें यानी कि वेन की जो दीवारें होती हैं वो पतली होती हैं,
ठीक है, अपेक्षाकृत शिरयानी यानी आर्टरियों की दीवारों से। अब इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो यूनानी में और मॉडर्न में थोड़ा सा जो है अलग अलग सी है। जैसे कि इन्होंने कहा कि वेन जो है वो जिगर से निकलती है, ये एक अलग फंडा में एक अलग चीज है। बल्कि मॉडर्न तो ये कहता है कि वेन जो है वो पूरी बॉडी से खून को वापस ले जाके दिल को दे देती है। मॉडर्न तो ये है। और यूनानी में क्या है, यूनानी में क्या है, वेन निकलती है जिगर से। फिर दूसरा मामला क्या है, यूनानी ये कहती है कि ये जो वेन है, ये जो वरीद है, ठीक है, ये पूरे जिस्म के अंदर खून को बांटती है या पहुंचाती है। मॉडर्न ये कहती है कि ये जो वरीद है, ये जो वेन है, ये पूरे जिस्म से खून को वापस ले जाती है, बांटती नहीं है बल्कि वापस ले जाती है दिल में। ठीक है। एक बात यह है कि यूनानी कहती है कि जो वरीद के अंदर खून है वो स्याही माइल यानी कि कालेपन पे है। बल्कि मॉडर्न ये कहती है कि चाहे खून जो है वो आर्टरी से गुजरने वाला हो, चाहे वेन से यानी कि दम में वरीदी हो, कोई सा भी खून हो, इंसान के जिस्म में खून कहीं का भी हो, उसका एक ही कलर होता है। मॉडर्न ये कहता है, लेकिन यूनानी जो है वो दोनों को अलग अलग बताता है। ठीक है। इन दो तीन फर्क को आप थोड़ा सा याद रखना एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम के पर्पज से। अब थोड़ा सा मॉडर्न समझ लेते हैं। मॉडर्न तो सीधा सीधा सा, उसमें कोई जो है मतलब कुछ इस तरह का ज्यादा वो नहीं है। इंसान के जिस्म से वेन खून को वापस लाती है, यानी कि जो इंसान के जिस्म में हार्ट, दिल का क्या काम है, दिल जो है खून को पंप करता रहता है, धक्का मारता रहता है एक तरीके से, और उसको पुश करता रहता है, पूरी बॉडी में भेजता रहता है। और जब वो बॉडी से फिर वापस आता है तो वो वेन्स के अंदर आता है, वरीद औरिदा के अंदर आता है, जब वो दिल में वापस आता है। ठीक है। तो खून को वापस लाती है, ये पतली होती है, ये जो वेन होती है ये पतली होती है। ठीक है। सुपरफिशियली यानी डर्मिस में होती है, ऊपर की तरफ ही होती है वेन जो है वो ऊपर की तरफ होती है। ठीक है। लेकिन कुछ वेन गहराई में भी होती है, लेकिन ज्यादातर वेन जो है ऊपर होती है और वो दिख जाती है। ठीक है जी, मोटी मोटी सी मॉडर्न में ये बात है। और हम जो कैनुला लगाते हैं वो वेन में ही लगाते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं शिरियान, शराइन, आर्टरीज। आर्टरी ये क्या चीज होती है, वो नस जो दिल से खून को पूरी जिस्म के अंदर ले जाती है, उसको आर्टरी एक को बोलते हैं, एक से ज्यादा को आर्टरीज बोलते हैं। एक को यूनानी में शिरियान कहते हैं, एक से ज्यादा यूनानी में, एक से ज्यादा को यूनानी में शराइन कहते हैं। शिरियान की जो जमा है यानी कि शिरियान का जो बहुवचन है वो शराइन है, इसको याद रखने की जरूरत है। अब पहले थोड़ा सा यूनानी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद मॉडर्न देख लेते हैं शिरियान के बारे में। यानी कि आर्टरी के बारे में पहले जो है थोड़ा सा यूनानी देख लेते हैं, उसके बाद मॉडर्न देखेंगे। शिरियान और वरीद की बनावट तकरीबन एक जैसी होती है। पहला पॉइंट, शिरियान हर वक्त तड़पती रहती है, पल्सेशन होता है उसके अंदर, तड़पना होता है, जिसे नब्ज भी कहते हैं, यूनानी कह रही है। शिरियान वरीदी मोटी होती है, सॉरी, शिरियान वरीद से मोटी होती है। शिरियान जो होती है, जो आर्टरी होती है, वो मोटी होती है। शिरियान के अंदर मौजूदा खून में रूह की मिकदार ज्यादा होती है। रूह के मायने कई आते हैं, रूह के मायने आत्मा के आते हैं, रूह के मायने जो है ऑक्सीजन के आते हैं, रूह के मायने जिंदगी के आते हैं। अलग अलग जगह यूनानी में रूह के अलग अलग मायना इस्तेमाल हुए हैं। तो यहाँ पे आप रूह के मायने ऑक्सीजन समझिए। ठीक है। ये कह रहे हैं कि आर्टरी के अंदर अंदर जो खून होता है उसके अंदर रूह की मिकदार ज्यादा होती है। ठीक है जी, बमुकाबला अपेक्षाकृत वेन की। जी, ये रूह जो कि शरीयान के जरिए ऑर्गन में पहुंचती है और आजा को पाकी देती है। आजा यानी ऑर्गन जो इंसान के जिस्म के आजा हैं उनको पाकी देती है। दरअसल ये माना गया है यूनानी में कि जो हवाए नसीम है यानी कि जो ऑक्सीजन है, ये एक पाक हवा है। ठीक है। और ये इंसान के जिस्म में जब जाती है तो जा करके इंसान की बॉडी को पाक कर देती है, और वहां से जो नापाकी है, कार्बन डाइऑक्साइड को नापाकी माना गया है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक अलग लफ्ज है जिसे हवाए दुखान कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को दुखानी हवा कहते हैं। तो उसको एक नापाक हवा माना गया है, यानी कि ऐसी हवा जो कि फायदेमंद नहीं है। ऑक्सीजन को पाक हवा माना गया है, यानी कि ऐसी हवा जो कि फायदेमंद है। ठीक है जी, ये यूनानी का कॉन्सेप्ट है। अब पढ़ते हैं मॉडर्न का, उसके बाद में थोड़ा सा इसके बारे में बात करूंगा जी। पूरे जिस्म में खून आर्टरीज के जरिए से ही पहुंचता है। किसके, हार्ट जो है जब पुश करता है, पंप करता है,
तो पूरे जिस्म के अंदर जो पहुंचता है, कैसे पहुंचता है? आर्टरीज के जरिए से ही पहुंचता है। आर्टरी में जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड, यानी कि ऑक्सीजन मिला हुआ होता है। ठीक है। आर्टरी की जो साख साख कहते हैं स्ट्रक्चर को, बनावट को, आर्टरी का जो बनावट होती है वो मोटी होती है। आर्टरी की जो दीवार होती है वो मोटी होती है, साथ में लचीली भी होती है। सिर्फ मोटी नहीं, लचीली भी, सॉफ्ट भी होती है। ठीक है। आर्टरी मोटी मोटी होती है, लेकिन आर्टरी के एक एक पॉइंट जरा ध्यान रखिए, प्लीज आप लोग ध्यान दीजिए, पूरे एकाग्रता के साथ प्लीज सुनिए मेरी बात को, सब इधर उधर का छोड़ के मेरी बात को सुनिए। नौरीन बेटा इधर ध्यान दो जी। देखिए, आर्टरी जो है मोटी है, मोटी है आर्टरी, लेकिन क्या है, मोटी है और लचीली भी है। वेन से मोटी होती है आर्टरी, लेकिन आर्टरी के जो बीच का रास्ता है ना, मान लीजिए ये आर्टरी है, आर्टरी के जो बीच का रास्ता है, आर्टरी मोटी है लेकिन आर्टरी के बीच का जो रास्ता है ना वो पतला है। समझ में आ रही है? अब इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए ये जो ये है, इसको तो मान लीजिए आर्टरी, लाल वाले को, और काले वाले को मान लीजिए वेन। ठीक है। मोटी है आर्टरी लाल वाली, यानी कि ये जो आर्टरी है ना ये मोटी है, और ये जो वेन है ये पतली है। लेकिन इसका जो आर्टरी मोटी है, लेकिन फिर भी इसका जो बीच का रास्ता है ना वो इससे पतला है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए एक नस है, इसका मतलब ये हुआ, ये जो देखिए मैंने खोल दिया इस पेन को, ये जो इसकी दीवार है ना आर्टरी की, ये बहुत ज्यादा मोटी होती है, काफी मोटी होती है ये। और ये मोटी क्यों होती है? ये मोटी इसलिए होती है, देखो समझने की कोशिश करो। मान लीजिए दिल ने, जो है ना, दिल में जो है, मान लीजिए 70 ml खून है, 50 ml खून है दिल के अंदर, और दिल ने पुश किया, और पुश को फर्र से निकल के चला वो बहुत तेजी के साथ आर्टरीज में को। ठीक है। एओर्टा, एओर्टा बड़ी बड़ी नसियों को बोलते हैं, आर्टरी, बड़ी बड़ी आर्टरी को एओर्टा बोलते हैं। ठीक है। वो उनमें को, यानी कि आर्टरी में को निकल के चला, तो अगर वो आर्टरी का पाइप पतला होगा, क्या होगा? फट जाएगा। फट जाएगा, नहीं फट जाएगा। इसलिए कुदरत ने क्या किया, रब ने क्या किया, आर्टरी को मोटा बनाया, आर्टरी को, दीवारी को, आर्टरी की जो दीवार है ना उनको मोटा बनाया। जिस टाइम दिल झटके से खून का पंप मारता है ना, तो वो फैल जाती हैं, फटती नहीं। एक तो वो लचीली होती हैं, यानी कि फैलने वाली होती हैं। अगर आर्टरी सख्त होती, सख्त चीज क्या होती है? फट जाती है। ठीक है। एक तो आर्टरी को लचीलापन दिया ताकि वो फैल सके, वो चौड़ी हो सके। दूसरा क्या दिया? उसको मोटा बनाया, क्योंकि अगर आर्टरी पतली होती तो फट जाया करती, बर्स्ट हो जाया करती एकदम। ठीक है। तो आर्टरी को मोटा बनाया, और साथ में क्या बनाया? आर्टरी को मांस के अंदर रखा। क्यों? क्योंकि आर्टरी में धक्के से खून जाता है, अगर आर्टरी कट जाए तो हार्ट जो है वो दो चार एक एक 2 मिनट में सारा बाहर निकाल देगा। क्यों? क्योंकि इंसान का जो हार्ट है वो 1 मिनट के अंदर अंदर पूरे जिस्म में खून, पूरा पूरा खून पहुंचा देता है 1 मिनट में। ठीक है। तो होता है क्या, आदमी जो 1 से 1.5 2 मिनट में अपना खत्म। ठीक है। पूरा जो उसका मतलब, उसके जो ऑर्गन वॉर्गन डेड वेड होते हैं वो अपना 5 7 मिनट में साइलेंट। लेकिन क्या होता है, एक्सपायर हो जाता है आदमी। लेकिन क्या होता है, आर्टरी को अंदर रखा है। ठीक है। वेन को बाहर रखा है, क्योंकि वेन का काम क्या है, जैसे मान लीजिए ये उंगली है, अब ये उंगली है, ये उंगली है, अब यहाँ पे आर्टरी खून लेकर आई। ठीक है। अब आर्टरी खून लेकर आई, उसके बाद फिर वो वापस वेन में को आना है, तो वेन को ऊपर रख लिया, क्योंकि वेन में इतना प्रेशर नहीं होता, वेन तो आराम आराम से लाती है। ठीक है। कोई प्रेशर नहीं होता, कोई झटका नहीं होता, कोई धक्का नहीं होता खून में, आराम आराम से दिल में जाता है। तो अगर वे आर्टरी कट जाए, इतना सीरियस मैटर नहीं होता, हालांकि उससे भी ब्लीडिंग जबरदस्त हो सकती है, लेकिन अगर वेन कट जाए तो वो बहुत जानलेवा और खतरनाक होती है। इसलिए इंसान की बनावट में आर्टरी अंदर रखी गई ताकि एकदम कट ना जाए। ठीक है जी। कई बार कई बार कुछ लोग सुसाइड करते हैं तो वो यहाँ की आर्टरी को काटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर होती है। ठीक है। थोड़ा ऊपर होती है ताकि जल्दी से मरा जा सके। ठीक है। ठीक है। क्यों? क्योंकि खून जो है वो हट जल्दी जल्दी निकालेगा और जल्दी से मर जाएगा। हालांकि कोई जल्दी वल्दी नहीं मरता, तकलीफ बराबर होती है, बहुत ज्यादा होती है, और ये बिल्कुल गलत तरीका है, अपनी जान लेना बिल्कुल गलत है। ठीक है।
और ये निहायत गलत तरीका है, और किसी को भी कोई भी ऐसा मिले उसे समझाना चाहिए। जिंदगी से, जिंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है, एक गिफ्ट है रब का, तो इसकी कदर करनी चाहिए। ठीक है, ये एक बिल्कुल गलत तरीका है आत्महत्या वगैरह का, इस तरह का जो होता है। लेकिन मैंने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ की आपने देखा होगा फिल्मों विल्मों में, यहाँ की हीरोइन ने काट ली। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्टरी, अब इस रेडियल आर्टरी जिसकी हम नब्ज महसूस करते हैं, ऐसे देखते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो है हमें महसूस होता है पल्स कितनी चल रही है, पल्स रेट देखते हैं हम, इससे पल्स से हमें हार्ट रेट का पता लग जाता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है मरीज आया हम कहे भाई आगे को हो जाओ, हम तुम्हारी छाती के कान लगा के देखेंगे, हम सुनेंगे कितना तुम्हारा दिल धड़क रहा है। ठीक है, अब मरीज को लगाएंगे, थोड़ा सा एकदम अजीब लगेगा, बिल्कुल एकदम। ठीक है, तो वो तो मुमकिन भी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये हाथ पकड़ के देखना मुमकिन है, तो यहां से देख लेते, इससे हमें हार्ट रेट का पता लग जाता है। ठीक है, जी जी जी। तो हमें एक चीज, क्या ल्यूमेन किसे कहते हैं? जित ल्यूमेन बोलते हैं कोई भी पाइप, उसके बीच का जो रास्ता होता है उसको ल्यूमेन कहते हैं। अब देखो, बात समझने के प्रयास करो यहाँ पे। आर्टरी जो है मोटी होती है, वेन पतली होती है, उसके बावजूद भी आर्टरी का जो बीच का ल्यूमेन है, यानी कि बीच का रास्ता है, वो पतला है। हालांकि आर्टरी मोटी होती है, क्यों? क्योंकि आर्टरी की दीवार मोटी होती है, और दीवार इसलिए मोटी होती है ताकि फट ना जाए। ठीक है, जब पीछे से खून का प्रेशर पड़े, ताकि फट ना जाए, इसलिए आर्टरी की दीवार मोटी होती है, साथ में लचीली भी होती है। इसको याद रखना है आपको, यूनानी भी पढ़ लेना और वो भी पढ़ लेना। ठीक है, कोई चीज समझ में ना आए मुझे बाद में पूछ भी सकते हैं। अब आ जाइए कैपिलरीज पे। कैपिलरीज क्या चीज होती है? यूनानी कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद मॉडर्न समझिए कि जैसा है। ठीक है, कैपिलरीज उरूक शारिया बहुत ही बारीक होती है। उरूक शारिया क्या होती है? बहुत ही बारीक होती है। इनकी बनावट साख्त इतनी बारीक और पतली होती है, जो कैपिलरीज होती हैं। पहले मैं बता दूं थोड़ा सा क्या होता है कैपिलरीज, आप समझोगे नहीं। देखिए, मान लीजिए ये एक उंगली है, इस उंगली में जो है ब्लड आया, आर्टरी लेके आ रही है। अब आर्टरी जो है आगे बारीक बारीक नसों में फैल जाती है, उनको बोलते हैं कैपिलरीज। आखिरी में आके बारीक बारीक नसों में, यानी कि बारीक बारीक वेसल्स में बट जाती है, उनको बोलते हैं कैपिलरीज। ये जो कैपिलरीज है ये इतनी बारीक होती है, बहुत ज्यादा, और ये अलग अलग टिश्यू को, अलग अलग ऊतक को, अलग अलग बॉडी पार्ट को क्या देती हैं? खून देती हैं, ब्लड देती हैं, ताकि उस ब्लड में से जो ऑक्सीजन है, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, जो विटामिन हैं, वो बॉडी को मिल जाए। ठीक है, और एक तरफ से मतलब गुच्छा सा होता है। ठीक है, मान लीजिए ये पीछे से नस आई, इसको नस मान लीजिए, फिर नस जो है वो कैपिलरीज में बट गई, तो कैपिलरीज के जरिए से क्या हुआ? बॉडी के अलग अलग पार्ट को ऑक्सीजन, खून मिल गया, उस खून के अंदर ऑक्सीजन था, न्यूट्रिएंट्स थे, विटामिन थे, सब कुछ था। उसके बाद ये जो कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरीज ऐसे ऐसे गुच्छा होता है। फिर ये कैपिलरीज क्या हुआ? ये फिर पहले इसने बॉडी को दिया, फिर बॉडी से इसमें वापस एब्जॉर्ब हुआ, और एब्जॉर्ब होकर ये फिर वेन बन गई। ये आर्टरी थी, यानी कि खून को ला रही थी, फिर ये एक तरीके से ऐसे गुच्छा सा बन गया, जाल सा बन गया। ये कैपिलरीज हैं। इसमें क्या होता है? पहले खून जो है बॉडी को मिल जाता है, और जो पहला खून होता है वहां पे वो एब्जॉर्ब हो जाता है, नया खून मिल जा बॉडी को मिल जाता है। जो पहले दिया हुआ खून होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, वो वेन हो जाता है। एक तरीके से देखिए, ये ऐसे, ये जो गुच्छा सा बना रहा हूं मैं, ये तो है कैपिलरीज। ये इधर से आ रही है, मान लीजिए ये आर्टरी, और ये फिर इसका क्या बन गया? वेन। ठीक है, तो कैपिलरीज का क्या काम है? कैपिलरीज का काम दरअसल क्या है? कैपिलरीज का काम ये है खून को डायरेक्ट सेल, टिश्यू, ऑर्गन के संपर्क में लाना, यानी कि देना, ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड जिसके अंदर मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, काम का खून है, वो जो है बॉडी को मिल जाए। और वो खून जो कि जिसके अंदर से बॉडी एब्जॉर्ब कर चुकी है यूजफुल चीजों को, वो फिर जो है वापस कैपिलरीज के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, और वेन यानी कि ये जो ऊपर वाली नस होती है, इनमें को वापस आ जाए। अब ये चीज होती है कैपिलरीज, जो कि बिल्कुल बारीक होती हैं। इनसे छन छन के खून जो है वो एक तरीके से किस में जाता है? सेल्स में जाता है, उसमें जाता है, ऑर्गन्स में जाता है। अब इनको समझ लीजिए, थोड़ा सा यूनानी को समझ लीजिए। यूनानी में इसके लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल है, उसके बाद मॉडर्न देखते हैं। कैपिलरीज उरूक शारिया बहुत ही बारीक होती है। इनकी बनावट साख्त इतनी बारीक होती है कि इनसे छनकर खून आज़ाओं के खलाओं में, यानी कि बारीक बारीक जगहों में जाता है, जिससे जरूरी चीज जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, और फुजलात यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वापस खून में आ जाता है, जो कि जिस्म से बाहर कर दिया जाता है फिर। ठीक है, कैपिलरीज को यूनानी में उरूक शारिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना।
ठीक है, अब चलते हैं कैपिलरीज का थोड़ा सा मॉडर्न देख लेते हैं, सीधा सीधा से कैपिलरीज वेसल सिस्टम की। जो वेसल सिस्टम है, जो मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इसकी सबसे लास्ट जो जंक्शन है, क्योंकि एक तरफ हार्ट हो गया, हार्ट छाती में हो गया, दूसरी तरफ क्या होगी, कैपिलरीज। कैपिलरीज पूरी बॉडी में है, हर जगह है कैपिलरीज। कैपिलरीज का क्या काम है, हर हर बारीक से बारीक उजू को, ऑर्गन को खून देना, और वो खून क्या होता है फिर वापस जो है एब्जॉर्ब होकर के नसों में को, वेन में को आ जाता है, आर्टरी में को जाता है। आर्टरी और वेन जो है आपस में मिलती है कैपिलरीज से, और ठीक है, इधर से गया और इधर से जो है एब्जॉर्ब हुआ, जो पहले गया था, ठीक है, मान लीजिए इधर से गया था, जो पहले गया था वो एब्जॉर्ब हो गया, और जो पहले गया हुआ था इससे पहले वो एब्जॉर्ब होकर वेन में को ऊपर के आ गया। मान लीजिए जैसे ये आ रही है ना खून, तो अंदर को खून गया और बाहर को ऊपर की तरफ को वापस आ गया, आर्टरी में को गया, वेन में को आ गया, और ये खून आखिरी में आके किसको मिला, कैपिलरीज में को मिला। तो वेस्कुलर सिस्टम की सबसे बारीक वेसल्स नसें होती हैं, जो कि ऑक्सीजन, वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स को लेके जाती हैं। ये आर्टरीज और वेन का जंक्शन पॉइंट होता है, यानी कि एंड पॉइंट होता है। ठीक है जी। जी अब आगे चलिए, पेज नंबर 663 यानी कि 663 पे आ जाइए, नर्व्स पढ़ते हैं। आसाब, आसाब क्या है, मैं पहले मोटी सी, पहले इसको देख लीजिए। असब कहते हैं नर्व को, एक नर्व को असब कहते हैं, एक से ज्यादा नर्व्स को आसाब कहते हैं। देखिए, इंसान की दिमाग से कुछ पतले पतले तार से रीढ़ की हड्डी में को निकलते हैं, वो इंसान की रीढ़ की हड्डी में को निकल के पूरे जिस्म में फैल जाते हैं। उनका काम क्या है, ये महसूस करना। मान लीजिए यहाँ, मान लीजिए मैं पेन की निब गड़ाऊं तो भी महसूस हो रहा है, देखो गड़ यहाँ रहा है, मेरे दिमाग को पता लग रहा है। ठीक है, इंसान इंजेक्शन कुल्ले पे लगवाता है, तकलीफ कहाँ होती है, पता लगता है वो उसका, ठीक है, दिमाग को मैसेज पहुंच जाता है कि मेरे कुल्ले पे इंजेक्शन लग चुका है, इसलिए मतलब मुझे महसूस हो रहा है। क्या हुआ, जो जो नर्व है, जो कि महसूस करने वाली नर्व है, वो मैसेज पहुंचाती है दिमाग को। ठीक है, और दिमाग को मैं इसीलिए जब इंजेक्शन लगना तो आदमी थोड़ा टाइट सा हो जाता है, ऐसे कुछ डर लग, वो बचने का प्रयास करता है। ठीक है, काश के दर्द कम हो, लेकिन दर्द तो जितना होना है वो होना है। ठीक है, लेकिन हाँ हाँ, डर ज्यादा लगता है। अब मामला क्या है, इसको ऐसे समझ लीजिए, रीढ़ की हड्डी में को बिल्कुल बीच में को दिमाग से तार जा रहे हैं, इनका काम है पूरे जिस्म से महसूस होने वाली चीजों को लेके आना। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे पेन गड़ाया, तो मेरे दिमाग ने क्या कहा, इसको हटाओ, तकलीफ हो रही है। अगर यहाँ मच्छर ने काटा तो दिमाग ने कहा इसको मार दो, नहीं तो ये काट लेगा। ठीक है, तो ये जो एक्शन हुआ, ये भी नर्व के जरिए से हुआ, और ये जो महसूस हुआ, ये भी नर्व के महसूस हुआ। तो जो महसूस करने वाली नर्व हैं उनको सेंसरी नर्व कहते हैं, और जो एक्शन करने वाली, मच्छर मार दिया, एक्शन हुआ, काम हुआ, करने वाली नर्व होती हैं, इनको मोटर नर्व कहते हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझिए आप। अब थोड़ा सा इसको यूनानी और मॉडर्न में लेके चलते हैं, पढ़ते हैं। असब यानी कि एक तार को जो दिमाग से आ रहा है, पीला पीला आता है। ठीक है, नर्व बोलते हैं सिंगल में, और एक से ज्यादा को आसाब यूनानी में बोलते हैं, नर्व जो है वो इंग्लिश में बोलते हैं। असब नर्व सफेद तार होते हैं, पहली बात, जो कि दिमाग यानी कि हराम मगज, ये जो इंसान का ब्रेन है, ब्रेन के पीछे ओसिपिटल रीजन में एक छोटा दिमाग बताया गया है, ठीक है, जिसको स्पाइनल बोलते हैं, से निकलते, इनका काम हरकत यानी कि सेंसेशन होता है। ठीक है, जो कि महसूस करना होता है। महसूस करने का सेंटर क्या है, दिमाग है। महसूस, इंसान को पता तो सब चीजों का दिमाग से ही लगता है ना, तो महसूस करने का सिस्टम क्या, सेंटर क्या हुआ, दिमाग हुआ। ऑर्गन से यानी कि इंसान के जिस्म के आजा यानी कि ऑर्गन्स यानी कि हिस्सों से मिले मैसेज को, यानी कि जो भी मैसेज मिल रहा है उसको दिमाग महसूस करता है। तो दिमाग और ऑर्गन के बीच में, मान लीजिए यहाँ पे कुछ होना है, दिमाग और ऑर्गन के बीच में ये तार ही होते हैं, जो जो के मैसेज जो है जिस्म से दिमाग तक पहुंचाते रहते हैं। ये नर्व या दिमाग को महसूस होने वाली खबरें, कोई भी खबर हो, कहीं भी चोट लगे, कहीं भी कुछ हो, कोई कील घुसे, कोई मच्छर काटे, कुछ भी हो, पानी में रखा जाए गीला महसूस हो, आग में रखा जाए गर्म महसूस हो, कुछ भी हो, वो इन्हीं तारों के जरिए से महसूस होता है। और ये तार जो है दिमाग को मैसेज पहुंचाते हैं, और ये पूरे जिस्म में होते हैं। ठीक है जी। अब ये यूनानी था। यूनानी मोटी मोटी सी जबान है, सीधी सीधी सी बात कर रही है। ठीक है, अब इसको हम बारीकी में पढ़ते हैं मॉडर्न में।
ये तार की तरह की संरचना, स्ट्रक्चर्स होते हैं, सफेद रंग के होते हैं। ये दोनों बातें एक जैसी हैं। दिमाग और जिस्म, बॉडी पार्ट के बीच के सेंसेशन को, मैसेज को लाता है। ठंडा गर्म चोट वगैरह का पता लगाता है। ठंडी चीज हो, गर्म चीज हो, चोट हो, कुछ भी हो। हरकत करने से, सांस लेने, पसीना आना। देखिए मॉडर्न में और बारीक बताया गया, सांस लेना। मान लीजिए हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो हमारे नथनों को, नोस्ट्रिल्स को पता होता है कि हवा अंदर गई और हवा अंदर आई। ये कैसे पता लग रहा है हमें? ये भी तो सेंसेशन से ही पता लग रहा है। ये भी तो नर्वस सिस्टम से ही पता लग रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही पता लग रहा है। तो सांस लेना, पसीना आना जिस्म के काम करने में भी मदद करता है। नर्व की जो सेल होती है, जो यूनिट होती है, देखिए गुर्दे की जो यूनिट होती है, यानी कि गुर्दे का जो सबसे बारीक सेल होती है, कोशिका होती है, उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, खलिया, यूनानी में खलिया, उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। इसी तरीके से जो नर्व की जो सेल है, यानी कि सबसे बारीक हिस्सा है, जो यूनिट है, जो कोशिका है नर्व की, उसको न्यूरॉन कहते हैं। ये सवाल पूछ लिया जाता है कि न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन जो है वो नर्व सेल को न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है। इंसान के जिस्म में 3 तरह की नर्व पाई जाती है। मैं शुरू में बता चुका था आपको समझाने की गरज से। अब थोड़ा और समझ लेते हैं। नंबर 1 सेंसरी नर्व, यानी कि महसूस करने वाली नर्व। नंबर 2 मोटर नर्व, यानी कि काम करने वाली। मान लीजिए मच्छर बैठ गया तो उसको मारो, ये जो मारना हो, ये मोटर नर्व का काम है। ठीक है। उसके बाद मिक्स्ड नर्व। ये आप कहोगे सर 2 ही बताई थी, 3 कैसे हो गई? ठीक है, देखिए एक एक नर्व नर्व की एक टाइप है जो महसूस कराती है, सेंसरी। एक टाइप है जो काम, चलना फिरना, उठना बैठना, भागना दौड़ना, ये सब जो है चाहने से हो रहा है ना इंसान के, तो इसको इसको मोटर नर्व कहते हैं। एक क्या होती है, एक होती है मिक्स्ड नर्व। ये मिक्स्ड नर्व जो होती है, ये ऐसी होती है, ये जो मिक्स्ड नर्व होती है ये ऐसी होती है कि ये जो है, ये जो मिक्स्ड नर्व है, ये महसूस भी करती है और काम भी करती है। ठीक है। ये जो महसूस भी करती है और काम भी कर, आप कहोगे सर ये क्या बात है? मान लीजिए किसी को पोलियो हो गया। ठीक है, किसी को पोलियो का मरीज है। ठीक है, पोलियो होने के बावजूद भी अगर उसकी उस टांग पे, जिसमें पोलियो है, जो कि कमजोर भी है, अगर उस टांग में चोट लगती है तो पता लगता है। पता लगता, हालांकि उसकी जो मोटर नर्व है वो तो एक तरीके से डैमेज हो गई है, काम नहीं करती उसकी, उसका वो हिस्सा, उस शख्स का, उस दिव्यांग का वो टांग काम नहीं करती, लेकिन फिर भी अगर चोट लगती है तो महसूस होती है। क्यों? क्योंकि जो मिक्स्ड नर्व है, जो महसूस भी करती है, काम भी करती है, उसके जरिए से पता लग जाता है। कम से कम इतना सेंसेशन वो देती ही रहती है कि अगर उस टांग में, जिसके अंदर पोलियो ग्रसित है, जो उस टांग में अगर दिक्कत हो रही है, तो कम से कम इतना मैसेज दिमाग को पहुंच जाता है। हालांकि वो जो टांग है वो पोलियो ग्रसित है, वो हरकत नहीं कर सकती क्योंकि मोटर नर्व जो है डैमेज हो गई है, फालिज मार गई है। ठीक है, पोलियो में फालिज हो जाती है ना एक टांग में। लेकिन इतना पता लग जाता है कि चोट लग रही है। मान लीजिए ईंट वगैरह लग जाए, कुछ भी लग जाए, डंडा लग जाए, तो इतना पता लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि जो मिक्स्ड नर्व है, जिसका काम दो है, मिक्स्ड नर्व के दो काम, क्या? महसूस करना, काम करना। तो मिक्स्ड नर्व इतना काम करती ही रहती है कि कम से कम पता लग जाता है। जी, अब सेंसरी नर्व हिस्सा आसाब कहते हैं। तो जो सेंसरी नर्व है इसको समझने की कोशिश करें आप। सेंसरी नर्व में क्या होता है? देखिए जो नर्व है, पहले नर्व समझ लीजिए। नर्व में क्या होता है? सेल बॉडी होती है, एक्सोन होता है, डेंड्राइट्स होते हैं। मेन चीजें ये होती है मोटा मोटा। मैंने आपके पास एक अपनी जो है नोट्स में आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिया है, पेज नंबर 664 पे है। आपको कल मैंने ग्रुप में कुछ डाला भी था नर्व से संबंधित, उसको निकलवा के दीवार पे चिपका लेना, साथ में उससे जितने भी इस ऑर्गन से उसको याद कर लेना। ठीक है, अब आप इसको समझिए। सेल बॉडी होती है एक, तो एक एक्सोन होती है, एक डेंड्राइट्स होती है। देखो ये जो मोटा मोटा सा आपको दिखाई दे रहा है, जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये है सेल बॉडी, जिसके अंदर गोल गोल सा है ना, ये जो गोल गोल सा है ये है केंद्र, केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक है, ये है केंद्रक। ये एक न्यूरॉन है, एक नर्व सेल है जो मैंने बनाई है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, इसमें सेल बॉडी होती है जो कि बिल्कुल बीच में है, जिसके बीच में गोल घेरा सा, ये गोल घेरा केंद्रक है, न्यूक्लियस है। इसके ऊपर क्या होता है? प्रोजेक्शन होते हैं, यानी कि उंगली, जस्ट लाइक फिंगर। ठीक है, इस तरह के प्रोजेक्शंस होते हैं। इनका ये जो एंटीना टाइप के होते हैं, इनका काम क्या होता है? जैसे पहले आपने देखा होगा टीवी को चलाने के लिए एंटीना होता था।
एंटीना का क्या काम होता था? अब तो प्लेटें हैं बड़ी बड़ी गोल गोल लग रही, छतरी वतरी, ठीक है। पहले क्या होता था, टीवी को चलाने के लिए एंटीना, अब उस एंटीना को ऐसे ऐसे घुमाते रहते थे, एक बच्चे को ऊपर खड़ा कर देते, अरे बच्चे इसको घुमाओ, आया ना जी मच्छर है, अभी आया नहीं तो मच्छर है जी, अब घुमा रहे हैं उसको, ठीक है, फिर आगे 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 रुक रुक रुक, बस यही रोक लो। अब कौवे को मत बैठने देना, बहुत अच्छा चल रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे। तो वो जो एंटीना होता था, वो एंटीना का काम करता है यहाँ पे डेंड्राइट्स, ठीक है। ये जो डेंड्राइट्स है, ये सेंसेशन को फील करता है, महसूस करता है। ये क्या करता है, उनको बॉडी को दे देता है, जो न्यूरॉन की बॉडी होती है उसको। और ये जो न्यूरॉन की बॉडी है, ये इसको एक्सोन की, ये इसको किसको करती थी, एक्सोन, और एक्सोन इसको नर्वस सिस्टम को दे देता है। देखो समझने की कोशिश करो, मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, जो नोट्स भेजे हैं, ठीक है। बीच में जो है क्या है, गोल गोल सा है, ये बॉडी है इसकी, न्यूरॉन की, ठीक है। बीच में केंद्रक है, और इसके ऊपर जो है उंगली उंगली सी बनाई है मैंने, ये डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स का काम होता है महसूस करना, महसूस करने के बाद ये मैसेज, यानी कि जो इन्हें महसूस होता है, देते हैं बॉडी को, बॉडी उसको एक्सोन के जरिए दिमाग में पहुंचा देती है। इसको ऐसे समझिए, क्या होता है इसमें, सेल बॉडी होती है, एक्सोन होता है, डेंड्राइट्स होते हैं। इनको बहुत अच्छे से समझ लेना। अब ठीक है, अब सबसे पहले हम सेंसरी नर्व को समझते हैं, महसूस करने वाली को, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं सेंसरी नर्व को, यानी कि महसूस करने वाली को। तो जो सेंसरी नर्व है, जो महसूस होने वाली नर्व, सेंसरी नर्व है जो महसूस होने वाली नर्व है, वो क्या करती है, डेंड्राइट्स मैसेज हासिल करते हैं, जो कि एंटीना है एक तरीके से, और इन मैसेज को सेल बॉडी को ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि दे देते हैं। अब ये सेल बॉडी जो है एक्सोन के जरिए से दिमाग को पहुंचा देती है। ये हो गया पूरा सेंसरी नर्व का सिस्टम, महसूस करने वाली सिस्टम, ठीक है जी। अब मोटर नर्व, मोटर नर्व का क्या काम है, मोटर नर्व सभी तरह की हरकत के लिए जिम्मेदार है, यानी कि आदमी जितनी भी हरकतें करता है, मान लीजिए मेरा जबड़ा चल रहा है, ये भी मोटर नर्व की चल रहा है, मैं बोल रहा हूं, ये मोटर नर्व की वजह से हो रहा है, ठीक है। मैं ऑर्डर दे रहा हूं अपने माइंड से, जो है इस तरह के मतलब मैसेज निकाल रहा हूं, ठीक है। अनजाने में निकल जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इधर इसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा, इधर मैसेज निकले और वो सेकंड के बहुत छोटे हिस्से में जो है काम हो जाता है। इधर आदमी सोचता है, वो सोचता पूरा होता भी नहीं है, वो काम होता रहता है, तो वो होता है मोटर नर्व का काम। मोटर नर्व सभी तरह की हरकत के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे चलना, उठना, बैठना, हाथ हिलाना, या किसी भी तरह की हरकत करना। मोटर नर्व जो है सिग्नल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी के पार्ट्स को पहुंचा देता है, जिस पार्ट में कोई हरकत करनी होती है, ठीक है। और वो जो है मसल्स को हो जाता है, और मसल्स क्या करते हैं, मसल उसको बंडल ऑफ एक्सोन से बनी होती है, ठीक है। ये जो नर्व होती है बंडल ऑफ एक्सोन से बनी होती है। होता क्या है, देखो मैंने क्या बताया था जब मैं आपको मसल्स पढ़ा रहा था, यानी कि मसल्स जो काम करती है ना, मसल्स काम करती है कि उनका जो इंजर्शन होता है, जो मुंतहा होता है, उस पर वर्क होता है, यानी कैसे करता है, जैसे कि जो कूल्हे का मांस है, ठीक है, जैसे ग्लूटियल मैक्सिमस कहते हैं, मैंने बताया था, जब आदमी वजन उठाता है, ठीक है, खास तौर से जिम में जब आदमी जो है ना, मतलब एकदम ऐसी ये वाली, मतलब झुक कर सीधे होने वाली जो वो करता है, या पेड़ पे चढ़ता है आदमी, ठीक है, या कोई मान लीजिए बोरी कट्टा उठाना है, उसको उठाने का, या किसी को नीचे पड़ी हुई भारी चीज को उठाना है, तो ग्लूटियस मैक्सिमस उसमें काम करते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस का मेन काम है उसमें। तो मसल्स का क्या काम है, मसल्स का काम मैंने पढ़ाया था जब मैं मसल्स पढ़ा रहा था, कि मसल्स का काम है बॉडी के काम को करना, और जिस जगह मसल्स नहीं रहती, मांस नहीं रहता, वहां के काम भी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर वही चीज आई, मोटर नर्व। तो मोटर नर्व किसके ऊपर काम करता है, मसल्स के ऊपर काम करता है, ठीक है। ये बंडल ऑफ एक्सोन से बनी होती है जी। अब मिक्स्ड नर्व का क्या, देखिए मिक्स्ड क्या होती है, इसका कुछ थोड़ा दोनों काम कर लेते हैं, ये महसूस भी कर लेती हैं और काम भी कर लेती हैं, ठीक है। मिक्स्ड नर्व के अंदर वो नर्व आते हैं जो कि सेंसरी नर्व, यानी कि महसूस करने वाले नर्व, और मोटर नर्व, यानी कि हरकत करने वाले नर्व, दोनों नर्व की प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी कि इनके अंदर दोनों गुण पाए जाते हैं। स्पाइनल नर्व मिक्स्ड नर्व होते हैं, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी के नर्व होते हैं वो मिक्स्ड नर्व होते हैं। कुछ करेनियल नर्व, यानी कि दिमाग की नर्व भी ऐसे होते हैं जो कि मिक्स्ड नर्व होते हैं, ठीक है जी। इनको ऐसे ही याद रखना भाई, कोई चीज समझ में ना आए पूछ लेना, बाकी इसको एक बार निकलवा लेना, निकलवाना जरूरी है इसको, क्योंकि थोड़ा सा ये इतना आसान नहीं होता, नर्वस सिस्टम ठीक ठाक सा होता है, ठीक है। बस इसको आप ऐसे ही याद रखना, कोई चीज समझ में ना आए तो मुझे पूछ लेना। अब मैं जो है आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ।